मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। हम यूनिट 5 मीन टू से सरफेस केमिस्ट्री को कई वीडियोस में स्टडी करेंगे और ये वीडियो सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सरफेस पर होने वाली फिनोमेना को स्टडी करते हैं वो कहलाती है सरफेस केमिस्ट्री। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with phenomenon occurring at surface और इंटरफेस इट्स टर्म्ड एज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस पर या इंटरफेस पर जो फिनोमेनास होती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो है करोजन, दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस। अब हम समझेंगे इंटरफेस क्या। इंटरफेस का मतलब होता है जैसे अगर हम एक बीकर में कोई लिक्विड ले और जो हमने लिक्विड लिया है और ऊपर जो गैस या एयर है, इन दोनों के बीच का ये सरफेस होगा जिसमें दोनों फेजेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इस सरफेस या बाउंड्री इसी को कहते हैं इंटरफेस। द बाउंड्री ऑफ phases in contact with each other is known as surface or interface। सरफेस और इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों फेजेस के बीच में स्लैश या हाइफन का यूज किया जाता है। स्लैश और हाइफन is used
to represent interface। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसमें जो इंटरफेस है वो गैस और लिक्विड के बीच में है, जैसे G-L या इसी को G/L करते हैं। अगर कहीं सॉलिड और सॉलिड के बीच में सरफेस फिनोमेना होगी तो उसे उस इंटरफेस को सॉलिड गैस सॉलिड या सॉलिड/सॉलिड करके रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से लिक्विड सॉलिड या लिक्विड/सॉलिड, ये डिफरेंट टाइप्स की इंटरफेसेस हैं। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि गैस और गैस के बीच में इंटरफेस नहीं है, क्योंकि गैसें जब आपस में मिलती हैं तो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। गैस interface is not possible as gases always form homogeneous मिक्सचर, या इसी को सॉल्यूशन भी कह सकते। तो ये तो रहा सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। अब हम कुछ फिनोमेना देखेंगे, जैसे एडजॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है, सॉर्प्शन है और डिसॉर्प्शन। अब हम समझेंगे एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन फिनोमेना। तो जो एडजॉर्प्शन होता है इसमें जो सरफेस है उस पर पार्टिकल्स accumulate हो जाता है। मीन टू से पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन सरफेस पर एक्सेस में होगा, लेकिन ये सरफेस को पेनिट्रेट नहीं करता। तो जो ये सब्सटेंस है, मान लिया गैस ही है, तो जो ये गैस है इसको कहा जाता है एडसॉर्बेट, और इसे कहते हैं एडसॉर्बेंट। दिस वन इज नोन एज एडसॉर्बेंट। इस फिनोमेना में जो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो सरफेस पर ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द मीडियम, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केवल सरफेस पर ही रहते हैं, पेनिट्रेट नहीं करते। जबकि एब्जॉर्प्शन में जो गैस या लिक्विड होगा उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मीन टू से
जितना कंसंट्रेशन मीडियम का होगा उतना ही कंसंट्रेशन सरफेस पर होगा और उतना ही कंसंट्रेशन अंदर भी होगा। इस प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस को पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसे कहा जाता है एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेट, और इसे कहा जाता है एब्जॉर्बेंट। अब जो थर्ड फिनोमेना है वो है सॉर्प्शन। अगर कहीं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसे कहते हैं सॉर्प्शन। इसमें सरफेस पर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अधिक होगा और सरफेस के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स उतना ही होगा जितना मीडियम में होगा, क्योंकि इसमें सरफेस पर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होते हैं, मीन से चिपक जाते हैं और साथ ही साथ सरफेस को पेनिट्रेट करके अंदर भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रोसेस में केवल सरफेस पर मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं, इसमें सरफेस को पार करके अंदर चले जाते हैं और इस प्रोसेस में सरफेस पर चिपकते भी हैं और सरफेस के अंदर भी चले जाते हैं। इसमें अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो सरफेस पर एक्सेस में होगा इनकम्प्लीटेड टू द मीडियम। इसमें सरफेस पर, सरफेस के अंदर और बाहर जो मीडियम होगा उसका कंसंट्रेशन सेम ही होगा और इस प्रोसेस में सरफेस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जबकि जो इंटीरियर है, अंदर है, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो मीडियम के इक्वल होगा। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन gases are absorbed by चारकोल। चारकोल जो है वो हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन अन्य गैसों को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे, जो पेंट किया जाता है वो भी एब्जॉर्ब ही होता है क्योंकि वो अपर सरफेस पर ही रहता है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जो एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O by anhydrous calcium chloride। दूसरा जो एग्जाम्पल है, जब हम अमोनिया को H2O में मिलाते हैं तो अमोनिया का H2O में एब्जॉर्प्शन होता है
जिससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर हम स्पंज को देखें और उसे वाटर में डिप करें तो जो वाटर होगा उसका एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्पंज। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ सॉर्प्शन की। तो इसमें ये हो जाएगा सॉर्बेट और ये हो जाएगा सॉर्बेंट। इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहला है एग्जाम्पल वो ये है कि जो जियोलाइट्स होते हैं वो गैसेस का सॉर्प्शन करते हैं। अपटेक ऑफ गैसेस बाय जियोलाइट्स। हाइड्रोजन चारकोल के कांटेक्ट में जब आती है तो उसका सॉर्प्शन। ये तो रहा एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन के बारे में। अब हम एक फिनोमेना और देखेंगे और वो है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब होता है कि अगर किसी सरफेस पर मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब्ड हैं तो वो सरफेस को जब छोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिसॉर्प्शन। रिमूवल ऑफ adsorbed molecules from the surface is called as desorption। तो इस तरीके से मैंने बताया कि अब जब लिक्विड या सॉलिड या गैस किसी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये तीन प्रोसेस हो सकते हैं। पहली प्रोसेस में सरफेस पर एक्युमुलेशन हो जाए, यानी कि सरफेस पर कंसंट्रेशन बढ़ जाए और सरफेस को पेनिट्रेट करके मॉलिक्यूल्स अंदर ना जाए। इस तरीके का जो हमने एग्जाम्पल बताया वो बताया हाइड्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इस तरीके की जो गैसें होती हैं उनको चारकोल एडजॉर्ब करता है। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है पेंटिंग। पेंट इज adsorbed at surface। जो सरफेस होती है, कोई भी मेटल सरफेस, जब उस पर हम पेंट करते हैं तो उसका पेंट का एडजॉर्प्शन होता है, क्योंकि वो सरफेस पर ही रहता है, उसके अंदर नहीं जाता। एक एग्जांपल और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सिलिका जेल होता है, कोई भी अगर हम पर्स या बैग खरीदते हैं तो उसके अंदर पैकेट मिलते हैं सिलिका जेल के।
और वो इसलिए डाले जाते हैं कि उसमें जो उसके अंदर मॉइस्चर हो उसको वो एब्जॉर्ब करे। तो जो सिलिका जेल होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। H2O वाटर एज या मॉइस्चर भी कह सकते हैं, एब्जॉर्ब बाई सिलिका जेल। ये तो रहे एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन। अगर हम किसी कंटेनर में अमोनिया भर लें और उसमें एक्टिवेटेड चारकोल डालें, तो जब एक्टिवेटेड चारकोल नहीं पड़ा होता उस समय प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब हम एक्टिवेटेड चारकोल डाल देते हैं तो वो गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब गैस मॉलिक्यूल्स का एक्युमुलेशन हो जाता है चारकोल पर, तो गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो कम हो जाता है। यानी कि पहले प्रेशर ज़्यादा था और बाद में प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो चारकोल से चिपक गए, क्योंकि किसी भी कंटेनर में जो प्रेशर होता है वो उसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे और उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। अब अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स चारकोल से जाकर चिपक जाएंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन करते हैं उनका नंबर कम हो जाएगा, जिससे प्रेशर भी रिड्यूस होगा। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई डाई है वो या इंक है, इंक में ही हम चॉक को डिप करें तो चॉक के चारों ओर इंक का एब्जॉर्प्शन, जबकि जो सॉल्वेंट होता है अगर वाटर में है तो सॉल्वेंट का एब्जॉर्प्शन होता है। जो चॉक होगी उसके चारों ओर इंक एक्युमुलेट हो जाएगी, और अगर उसको हम तोड़ करके देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर तक चले जाएंगे। यानी कि इंक का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड एग्जांपल हमने बताया एब्जॉर्प्शन। सेकेंड जो फिनोमेना बताई वो बताई एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन में मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन सरफेस पर और सरफेस के अंदर सेम ही रहता है। इस तरीके जो हमने एग्जांपल बताया वो बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O बाई एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया बाई वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई स्पॉन्ज। अब इसके बाद हमने सॉर्प्शन बताया। अगर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं तो इस फिनोमेना को सॉर्प्शन कहते हैं। इसके हमने एग्जांपल बताए अपटेक ऑफ गैसेस बाई जियोलाइट्स एंड हाइड्रोजन इज सॉर्ट बाई एक्टिवेटेड चारकोल। ये तो रहा एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बारे में। अब हम एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है उसे देखें। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इट इज सरफेस फिनोमेना while absorption is bulk फिनोमेना। मैंने आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल सरफेस पर होता है, जबकि जो एब्जॉर्प्शन है वो थ्रू आउट द एब्जॉर्बेंट। सेकेंड पॉइंट इज इट इज रैपिड प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड इन शॉर्ट टाइम। ये तेजी के साथ होता है और इक्विलिब्रियम बहुत कम समय में मेंटेन होता है। ये स्लो प्रोसेस है और इसमें इक्विलिब्रियम को मेंटेन होने में टाइम लगता है।
concentration of adsorbate is greater at surface than in free adsorbate. Concentration of absorbate is uniform throughout the system. अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे. उसमें पहला है वाटर वेपर्स आर adsorbed by silica and absorbed by anhydrous calcium chloride. सिलिका जेल होता है वो उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो एब्जॉर्ब करता है. इसी तरह अमोनिया का चारकोल एब्जॉर्प्शन करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. ये तो रहा एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के बारे में. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन को देखेंगे. अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन. जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज सरफेस फिनोमेना. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज सिलेक्टिव एंड स्पेसिफिक इन नेचर. थर्ड है ड्यूरिंग adsorption surface energy decreases which results in release of energy. Mean to say the process of adsorption will be exothermic. जब एड्जॉर्प्शन होता है यानी कि एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट पर एड्जॉर्ब होते हैं तो वांडरवाल फोर्सेस बनते हैं. और कहीं भी वांडरवाल फोर्सेस या कोई अदर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगे वहां पर एनर्जी रिलीज होगी. तो जो एड्जॉर्बेंट है उसकी सरफेस पर फ्री सरफेस एनर्जी होती है. जब वांडरवाल बॉन्ड्स बनते हैं तो वो एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी के रिलीज होने के कारण जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव. ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन रैंडमनेस ऑफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस. जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल होंगे वो जब सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट होंगे तो उनकी रैंडमनेस डिक्रीज होगी. और रैंडमनेस का डिक्रीज होना ही कहलाता है एंट्रोपी चेंज डिक्रीज होगी. एक्चुअली एंट्रोपी रैंडमनेस से रिलेटेड होती है. अगर रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी भी कम हो जाएगी. सो द चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव. रैंडमनेस कम हुई तो एंट्रोपी भी कम हो गई, तो चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी. इट इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी मीन टू से चेंज इन फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव. डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एच. और एड्जॉर्प्शन में हमने बताया अभी अभी कि एड्जॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी. मान लिया कि ये वैल्यू एक्स है. मैंने बताया था डेल्टा एच निगेटिव होता है क्योंकि जो सरफेस एनर्जी है वो रिलीज होती है. तो कहीं भी अगर एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं. तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी. और हमने मान लिया कि डेल्टा एच की वैल्यू माइनस एक्स. मैंने फोर्थ पॉइंट में ये भी बताया था
कि जो रेंडमनेस है वो कम हो जाएगी, मीन टू से चेंज इन एंट्रोपी विल बी नेगेटिव, और ये वैल्यू हमने मान ली -1, तो हमको मिल जाएगा -x और -t इंटू -1, इट विल बी इक्वल टू -x प्लस t इंटू y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव करने के लिए जो x है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मीन टू से -x जब बहुत ज्यादा होगा तभी, और t इंटू वाई कम होगा तभी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगा। तो फॉर spontaneous process delta G is negative, which is only possible when value of x is greater than t into y, that is large amount of energy is released। जब तक ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी तब तक डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव नहीं हो पाएगी, और अगर निगेटिव नहीं होगी तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा। एडजॉर्प्शन तभी पॉसिबल होगा जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो, और वो तब होगी जब रिलीज्ड एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा है। ये तो रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन को देखें। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। हमने मान लिया कि प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम जब सॉलिड स्टेट में होगा तो उसके इंटीरियर में जो एटम्स होंगे या कोई और एडजॉर्बेंट है, उसके इंटीरियर में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर नेट फोर्स 0 होता है, क्योंकि वो नाइबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। लेकिन जो सरफेस पर होंगे एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उन पर रेजिडुअल फोर्सेस होते हैं, क्योंकि इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के ऊपर या नीचे अदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो इन रेजिडुअल फोर्सेस के कारण ये एडजॉर्बेट एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अपने से अटैच करते हैं। या तो ये वांडरवाल फोर्सेस से अटैच कर सकते हैं, या फिर जो रेजिडुअल फोर्सेस होंगे एट द सरफेस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो एडजॉर्बेट
एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकल बॉन्ड भी बना सकते हैं। वांडरवाल बॉन्ड भी बन सकते हैं, वांडरवाल बॉन्ड या वांडरवाल फोर्सेस, इसी तरीके से केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्सेस से अटैच हो सकते हैं। इसे जब वांडरवाल फोर्सेस होते हैं तो इसे फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। और जब केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो इसी को कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन। तो इस तरीके से मैंने बताया इंटीरियर एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ adsorbent have no resultant force. Or we can say have balanced forces. But surface atoms or molecules have residual forces. The residual forces are responsible for adsorption. Either it may be physical or chemical. ये तो रहा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में। अब हम फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है इसे देखेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन की। तो मैंने बताया था कि एडजॉर्प्शन दो तरह के होते हैं, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में मैंने बताया था वांडरवाल फोर्सेस के द्वारा सॉलिड सरफेस से गैसियस मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, जबकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैसियस मॉलिक्यूल्स वो सॉलिड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। वो बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है और आयनिक भी हो सकता है। इफ फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द गैस मॉलिक्यूल्स टू द सॉलिड, then it is termed as physical adsorption or physisorption. If the chemical forces hold the gaseous molecules to the solid surface, then it is termed as chemical adsorption or chemisorption. जो वांडरवाल फोर्सेस होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत कम होती है, तो इंथैल्पी of adsorption
is low for physical adsorption and its value is between 20 to 400 kilojoule per mole. And for chemical adsorption, the value of enthalpy will be between 80 to 240 kilojoule per mole. जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स आकर एडजॉर्ब होते हैं और उसके बाद जो सरफेस होती है उसको छोड़ दी जाती है, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। तो पहले एडजॉर्ब हुए और फिर सरफेस को उन्होंने छोड़ दिया और फिर एडजॉर्ब होंगे आकर के। तो इस तरीके से जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, अगर एक बार बॉन्ड बन गया तो वो इजीली टूटता नहीं है, इसलिए ये प्रोसेस इरिवर्सिबल। इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक नहीं होता, एक जनरल फिनोमिना है। कहीं भी दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच वान डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। लेकिन ये एक स्पेसिफिक फिनोमिना और ये तभी पॉसिबल होगा जब गैस सॉलिड सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखती है। वेरी स्पेसिफिक ओनली व्हेन गैस इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड, आइदर इट मे बी कोवेलेंट और आयनिक विद द सॉलिड। अब हम डिफरेंसेस के कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, मीन टू से नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। और केमिजॉर्प्शन के लिए कंपैरेटिवली हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयरिक पॉसिबल है, मतलब पहले एक लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर जो फर्स्ट लेयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर सेकेंड लेयर के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते, क्योंकि उनके बीच में भी वान डेर वाल फोर्सेस होती है। और जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और उनके बीच में वान डेर वाल फोर्सेस काम करते हैं। तो इस तरह अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये मल्टी लेयरिक पॉसिबल है। लेकिन जो केमिकल एडजॉर्प्शन होता है उसमें केवल एक ही लेयर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा और केमिकल एडजॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। एप्रिशिएबल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर गैसेस का लिक्विफिकेशन इजी होता है, इसलिए वो सॉलिड सरफेस पर एक्युमुलेट हो जाती हैं। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो एप्रिशिएबल होता है एट लो टेम्परेचर, और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है फिजिकल एडजॉर्प्शन की जो अमाउंट होगी वो कम होगा। एप्रिशिएबल एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पहले तो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट तक इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। अगर हम कर्व बना करके देखें amount of adsorbed substance और टेम्परेचर में, तो ये इस तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिसॉर्प्शन होने लगता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो अमाउंट ऑफ
एडजॉर्ब सब्सटेंस ज़्यादा होता है। और यहाँ पर टेम्परेचर वर्सेस एडजॉर्ब्ड अमाउंट का अगर ग्राफ देखेंगे तो ये पहले इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। तो ये तो रहा फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। तो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो डिफरेंट एडजॉर्बेंट के लिए डिफरेंट होता है। मतलब एक ही गैस का जो एडजॉर्प्शन होगा वो डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स पर डिफरेंट होगा। सेम गैस इज adsorbed to different extent on different adsorbents। एक ही गैस डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स पर डिफरेंट अमाउंट में एडजॉर्ब होती है। सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अगर एडजॉर्बेट गैस है और वो ऐसी गैस है जो इजिली लिक्विफाई होती है, मीन टू से उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। जिन गैसों के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, और जो गैसें आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं उनका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी अधिक होता है। द इजली लिक्विफिएबल gases, mean to say with high critical temperature। TC जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और adsorbed to large extent than the permanent gases। गैसेस के लिए अगर हम देखें तो क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वान डर वाल फोर्सेस भी अधिक होंगे, स्ट्रॉन्ग वान डर वाल फोर्सेस होंगे। और जब स्ट्रॉन्ग वान डर वाल फोर्सेस हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी
बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी उतनी ही अधिक होगी। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगी। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए एडजॉर्बेंट का पाउडर बना दिया जाता है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और एडजॉर्प्शन भी अधिक होता है। फाइनली डिवाइडेड एडजॉर्बेंट्स have high extent of adsorption, or it can also be written as extent of adsorption can be increased by powdering the adsorbent. The next point है वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने बताया था कि एडजॉर्प्शन में मान लिया सॉलिड और गैस है, तो सॉलिड सरफेस पर गैस एक्यूमुलेट होती है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। मीन टू से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और इसके लिए डेल्टा एच मैंने बताया था कि निगेटिव। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है इन ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिससे कि जो सप्लाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाए। तो हीट कंज्यूम करने के लिए जो इक्विलिब्रियम होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज। और अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिस ओर वॉल्यूम रिड्यूस होता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम कम है और बैकवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। मीन टू से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा।
इक्विलिब्रियम shifts forward direction in forward direction, so extent of adsorption will increase. ये तो रहा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। अब हम देखेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम देखेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अमाउंट ऑफ adsorbed gas by the per gram of adsorbent versus pressure graph is known as adsorption isotherm। कहने का मतलब ये हुआ कि एडजॉर्बेंट के 1 ग्राम के द्वारा जितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब होता है उसमें और प्रेशर में अगर ग्राफ खींचते हैं तो जो कर्व मिलता है उसे कहा जाता है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the amount of adsorbate by per gram of adsorbent, it can also be written as x upon m, where x is amount of adsorbed amount of adsorbate and m is amount of adsorbent versus pressure graph is known as adsorption आइसोथर्म। अगर हम x अपॉन m वर्सेस p ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से मिलता है। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ग्राफ को प्लॉट करें तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस डिक्रीज होता है। जब T1 टेम्परेचर होगा तो इस तरीके का कर्व मिलेगा। अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस बाय पर ग्राम ऑफ सॉलिड वो ज़्यादा होगी। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होता जाएगा।
एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कई साइंटिस्ट ने दी, उनमें से जो हम लोगों के कोर्स में है वो है फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म। तो अब हम फ्रॉन्डलिक आइसोथर्म को देखेंगे। फ्रॉन्डलिक ने 1909 में ऑब्जर्व किया कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस बाई पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट is directly proportional to some power of pressure, or it can also be written as x upon m is equal to k into p raised to power 1 by n. Where x is amount of adsorbed gas, m is amount of solid k, and n are constants depending on nature of adsorbate and adsorbent। तो फ्रॉन्डलिक ने बताया कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है वो प्रेशर की किसी पावर के प्रोपोर्शनल होता है। एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा के इंटू पी रेस्ट टू पावर 1 बाई एन, पर वो पावर उन्होंने 1 बाई एन ली। ऑन टेकिंग log of equation 1 we get, अगर हम log लें तो हमें क्या मिलेगा, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन m log p। और जो ये इक्वेशन मिला ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसमें ये y हो जाएगा log k कांस्टेंट है, इसलिए ये इंटरसेप्ट c हो जाएगा 1 अपॉन n स्लोप है और log p जो है वो x है। तो अगर हम लाइन का इक्वेशन देखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वो इक्वेशन हमें इस तरीके से, और अगर हम इसे एक्सट्रापोलेट करें तो हमें इंटरसेप्ट c जो है वो मिलेगा log k के इक्वल। इससे हम इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालकर k की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो स्लोप ऑफ लाइन होता है, ग्रेडियंट कहते हैं इसे, एम स्लोप and it will be equal to tan theta and which is equal to 1 upon n। तो हमें जो ये लाइन मिलेगी उससे हम 1 अपॉन एन मीटू से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इंटरसेप्ट जो मिलता है उससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब कुछ पॉइंट फ्रॉन्टलिक आइसोथर्म से ऐसे हैं जो नोटेबल हैं। उसमें पहला तो यही है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन and not for chemisorption। केवल फिजिकल एडजॉर्प्शन पर एप्लीकेबल है, केमिकल एडजॉर्प्शन पर ये एप्लीकेबल नहीं। सेकेंड पॉइंट, सरफेस एरिया is not considered। इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में सरफेस एरिया को कंसीडर नहीं किया गया। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, एप्लीकेबल एट लो प्रेशर। क्योंकि अगर हम, ये जो ग्राफ था ये था log x अपॉन m वर्सेस log p। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं, एप्लीकेबल एट लो प्रेशर। ये केवल लो प्रेशर पर ही एप्लीकेबल है। हाई प्रेशर पर फ्रॉन्टलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है, जरा उसका भी रीजन देखते हैं। कि अगर हम x अपॉन m वर्सेस p ग्राफ प्लॉट करें तो मैंने बताया था ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू p रेज़्ड टू पावर 1/n। if 1/n is equal to 0 तो हमको क्या मिलेगा, x अपॉन m विल बी इक्वल टू k इंटू p रेज़्ड टू पावर 0 विच इज इक्वल टू k। इसका मतलब हुआ कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो गई। और ऐसा तब पॉसिबल होता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत अधिक प्रेशर होगा तो जितना एडजॉर्प्शन पॉसिबल होगा उतना हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो एडजॉर्प्शन कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि फर्दर एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये सिचुएशन यहाँ पर कर्व में अगर हम देखें तो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर 1/n की वैल्यू 0 होगी इस एरिया। अगर 1/n इज इक्वल टू 1 हो तो हमको मिल जाएगा x अपॉन m is equal to k into p raised to power 1। This implies that x upon m is proportional to p। x upon m की वैल्यू प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी और वो यहाँ पर पॉसिबल। जब प्रेशर कम होता है और धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है उस समय जो एडजॉर्प्शन होता है वो लगातार बढ़ता है। तो जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है इसके लिए 1/n इज इक्वल टू होगा 1। और जो ये रेस्ट पार्ट है
इसके लिए 1/n की जो वैल्यू होगी वो 0 to 1। तो ये तो रहा फ्रॉन्डलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। अब हम एडजॉर्प्शन पर बेस्ड कुछ डिफरेंट कर्व्स को देखेंगे। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन कर्व्स को देखेंगे। तो मैंने बताया था कि एडजॉर्ब्ड गैस की अमाउंट प्रेशर, गैस के प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम मैथमेटिकली इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस मीन टू से x/m विल बी फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब जो डिफरेंट टाइप के कर्व्स हैं उनको देखते हैं। तो पहला है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब होता है कि प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन द अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस वर्सेस प्रेशर ग्राफ इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ मिलता है, जो कर्व्स मिलेंगे, वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर T1, T2, T3 टेम्परेचर्स पर इस तरह मिलेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस डिक्रीज होता है। तो T1 पर अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस ज्यादा है, T2 पर कम और T3 पर और भी कम। दूसरा है एडजॉर्प्शन आइसोबार। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो x/m मीन टू से अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ को एडजॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस फंक्शन होगी टेम्परेचर का, और यहां पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस फंक्शन होगी प्रेशर। अब अगर हम फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए देखें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए इस तरीके का कर्व मिलता है जो ये शो करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अमाउंट ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस कम होता जाएगा, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा पहले मैक्सिमा तक इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होने लगता है कर्व। मीन टू से पहले मैक्सिमम अमाउंट तक गैस एड्जॉर्ब होगी और उसके बाद अमाउंट कम होने लगेगी। एड्जॉर्प्शन आइसोस्फीयर, अगर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड गैस कांस्टेंट रखी जाए तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो कर्व होगा वो कहलाता है आइसोस्फीयर, और ये कर्व इस तरीके से मिलता है। अब हम देखेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्यूशन में प्रॉपर एडजॉर्बेंट डालते हैं तो एडजॉर्बेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्ब करता है, जिससे जो सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लें और इसमें मान लिया कि कंसंट्रेशन C1 है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और इसमें हमने चारकोल ऐड किया। चारकोल ऐड करने पर जो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH मीन टू से एसिटिक एसिड वो C2, तो C2 की वैल्यू कम होगी इन कंपेरिजन टू C।
इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो चारकोल डाला था वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो कंसंट्रेशन होगा उसकी वैल्यू कम होगी। अब अगर हम फैक्टर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देखें, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूशन में जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कम होगा। अगर हम सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज। अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज। अगर हम फ्रॉन्टलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को अप्लाई करें और प्रेशर के जगह पर कंसंट्रेशन का यूज करें तो वो इक्वेशन सॉल्यूशंस के लिए अच्छी तरीके से एप्लीकेबल होता है। इफ concentration is used in place of pressure, then it is observed that Freundlich adsorption isotherm holds good for solution। तो हमें जो इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा x/m इज इक्वल टू k इंटू c⁻⁴ या इसी को लिखें तो log x/m इज इक्वल टू हो जाएगा log k प्लस 1/n log c। और अगर हम log x/m वर्सेस log c ग्राफ प्लॉट करें तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो log k के इक्वल होगा और जो स्लोप होगा which is equal to tan theta and it will be equal to 1/n। और इस तरह से हम इस लाइन को ट्रेस करके k और n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो रहा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशन।
अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो उसमें जो फर्स्ट यूज है इंट्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। अगर हम किसी वेसल में वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट करें और उससे भी अगर अधिक वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसमें चारकोल ऐड कर देते हैं। चारकोल जो रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर होगा उसको एब्जॉर्ब करता है और इस तरीके से हाई वैक्यूम जनरेट करता है। सेकेंड यूज इज गैस मास्क। गैस मास्क में मिक्सचर ऑफ एड्जॉर्बेंट्स होता है और वो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कोल माइन में वर्कर्स काम करते हैं तो वहां पर बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं। उनके लिए ऐसे मास्क यूज किए जाते हैं जिनमें एड्जॉर्बेंट्स की कई लेयर्स होती हैं और वो जो एड्जॉर्बेंट्स होंगे वो उस वहां के एटमॉस्फेयर में जो एयर होगी उसमें जितनी भी पॉइजनस गैसेस होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम सिलिका और एल्युमिनियम जेल्स का यूज करते हैं। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल्स। बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज के कारण कलर होता है। अगर हम उसमें एनिमल चारकोल मिला देते हैं तो एनिमल चारकोल उन इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कलर देती है और इस तरीके से हमें क्लियर सोल्यूशन मिल जाता है। इन कैटालिसिस में एडजॉर्प्शन का क्या रोल होता है ये तो हम कैटालिसिस में पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो कैटालिस्ट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और वो रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके ऐसा कंपाउंड बनाता है जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस के मिक्सचर से इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम कोकोनट चारकोल का यूज करते हैं और जो डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन होता है एट चारकोल वो डिफरेंट इनर्ट गैस के लिए डिफरेंट होता है। तो कोकोनट चारकोल पर इनर्ट गैसेस को के मिक्सचर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उसको सेपरेट करते हैं। इन क्यूरिंग डिसीजेस, बहुत सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो जर्म्स को एब्जॉर्ब करके उनको नष्ट कर देती हैं, किल कर देती हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन का मेथड है और ये एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में हम सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करते हैं। इन क्रोमेटोग्राफी, जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट होता है। तो एडजॉर्प्शन के बेसिस पर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो इंडिकेटर्स को एब्जॉर्ब करके स्पेसिफिक कलर देते हैं और उससे हमें एंड पॉइंट की जानकारी मिलती है। ये तो रहा एडजॉर्प्शन के बारे में। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में कोलाइड्स पढ़ेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।